गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकेंड यूनिट की 16th लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जिसकी हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इस आर्टिकल में पिछले लेक्चर के अंदर हमने बताया था आपको इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में, यानी आवेश की निश्चरता के बारे में। आवेश की निश्चरता या इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव हो चुकी है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो उसकी मोशन ऑफ चार्ज कैरियर से चेंज नहीं होता है। चूँकि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, वो मोशन में हैं, लेकिन जो टोटल चार्ज है मोशन में होने के बावजूद भी उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज नहीं होता है, और इसी को हम इनवेरिएंस ऑफ चार्ज भी कहते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की इक्वेशन भी आपको बताई थी कि इंटीग्रल E.dA जिससे हमको चार्ज मिलता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलता है किसी भी बॉडी के अंदर, वह भी जो है वो रिलेटिवली जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यदि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमने इसी को ही हम इनवेरिएंस ऑफ चार्ज या आवेश की निश्चरता कहते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि यदि आपका किसी रेफरेंस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए हम कहते हैं कि पहले हम इससे पहले कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा हम उस रिज़ल्ट को आपको बता दें ताकि हम आपको ये पता रहे कि मुझे प्रूफ क्या करना है। उसके बाद हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार एग्ज़ाम में ये आर्टिकल पूछा जा चुका है। क्या है ये आर्टिकल कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम मेजर करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसके द्वारा डोनेट करते हैं, ई के द्वारा डोनेट करते हैं। तो यदि स्थिर आवेशों के कारण किसी स्थिर निर्देश तंत्र, सपोज वो निर्देश तंत्र हमने क्या ले रखा है, एस ले रखा है, के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र ई है, तो किसी दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश जो वी गति से मूव कर रहा है, इसके अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई डैश हो तो ई व ई डैश के कंपोनेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप आता है वो क्या आता है कि यदि निर्देश तंत्र एस की गति की दिशा विद्युत क्षेत्र के घटकों के लिए ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई पैरेलल, अर्थात यदि हमारा निर्देश तंत्र जो गतिमान अवस्था में है वो x दिशा में गतिमान हो रहा है, ठीक है, सपोज वो किस दिशा में है, गतिमान x दिशा में है, तो ई डैश एक्स बराबर क्या होगा, ई एक्स, यानी कोई चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो हम एस फ्रेम में नाप रहे हैं या मूविंग फ्रेम एस डैश में नाप रहे हैं, दोनों में उसकी वैल्यू सेम रहती है यदि वह उसी दिशा के अंदर मूव कर रहा है। और उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जैसे सपोज मैंने अज्यूम करा कि एस डैश फ्रेम जो मूविंग फ्रेम है वो एक्स दिशा में गतिमान है, तो उसका जो वाई कंपोनेंट है और जो जेड कंपोनेंट है यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बराबर हो जाता है गामा टाइम्स, यानी ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई पैरेलल, वेयर एज ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इंटू गामा, जहाँ गामा की वैल्यू क्या है, √1 माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू क्या है, v अपॉन सी, राइट। तो ये कहलाता है हमारा रिजल्ट हमारा आना चाहिए। मीन्स यदि निर्देश तंत्र एस डैश एक्स दिशा में गतिशील है तो ई डैश एक्स बराबर हमारा आना चाहिए ई एक्स के बराबर, ई डैश ई वाई डैश बराबर होगा गामा ई वाई, और ई जेड डैश बराबर होगा गामा ई जेड। तो ये तो हुआ हमारा वो रिज़ल्ट जो हमको प्रूव करना है। ये रिज़ल्ट मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया है क्योंकि कई बार 1.5 मार्क्स के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप में ये पूछा गया है। तो यदि आपसे 1.5 मार्क्स के अंदर यानी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। तो वहाँ आकर आपको ये वाला जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं रिज़ल्ट को, या हम चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि निर्देश तंत्र एस डैश एक्स दिशा में गतिशील हो तो ये रिज़ल्ट हमको प्राप्त होगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे आंसर करना है। अब आ जाते हैं हम कि यदि हमारे पास इसका डेरिवेशन आपको करना है तो आप कैसे करोगे। डेरिवेशन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस कंसीडर एस इज़ अ फ्रेम। एस आपका क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इस एस फ्रेम के अंदर पैरेलल प्लेट्स, हमने स्क्वायर प्लेट्स लिए हैं, हमने यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है। यानी जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। इन पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है जो इनके बीच में, जो इनके बीच का जो अंतर है वो है स्मॉल डी। वो इनकी लेंथ के तुलना में बहुत कम है। इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में, चार्ज प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़ क्या है कि हम एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया है, और ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेड एक्स जेड प्लेन है, जिसमें दो जो वर्गाकार प्लेट्स ले रखी हैं हमने, चार्ज प्लेट्स हैं यानी स्क्वायर प्लेट्स हैं हमारे पास। नेगेटिवली जो चार्ज प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है, और जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ये तो हो गया, हमने एज्यूम किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हमने एस डैश। ये एस डैश फ्रेम जो है वो माइनस एक्स दिशा में वी वेग से गतिमान है, राइट। कहाँ है बच्चों, दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको कि दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है मैंने एस डैश। ये हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, जो वी वेग से, कौन से वेग से, वी वेग से कहाँ जा रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर गतिमान है। तो ये तो हो गया आपका जो हमने अज्यूम किया है। अब आते हैं हम आगे इसके डेरिवेशन पर आते हैं। इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई जेड कहाँ होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी इसके। ई जेड बराबर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये बहुत सिंपल फार्मूला है जो आपको 11th क्लास के अंदर, सॉरी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको हम डिराइव भी करेंगे हम पहले, और आप छोटी क्लासेस के अंदर भी इसको डिराइव करके आ चुके हूँ कि ई जेड बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। और जो ये तो हो गया ई जेड का मान, और ई बराबर क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा आपके पास, चूँकि ये जेड डायरेक्शन के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो इसका यूनिट वेक्टर है वो हो गया आपका के कैप। सो ई बराबर हो गया के कैप ई जेड। इसी को हम यदि एस डैश फ्रेम के अंदर हम निकालना चाहें तो एस डैश फ्रेम के अंदर निकालने के लिए क्या होगा, चूँकि जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो एक्स डैश दिशा में वी वेग से गतिमान है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन। तो यदि ये वी वेग से गतिमान है तो उसकी जो लंबाई जो है वो जो बी है वो अभी लंबाई, अभी आपकी वर्गाकार प्लेट की लंबाई सपोज बी है, तो वो बी के स्थान पर क्या होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें, एस डैश फ्रेम में, और ये लंबाई बी के स्थान पर हो जाएगी बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, या इसको हम गामा भी कहते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगी। इट मीन्स जो आपकी जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का जो एरिया है, द एरिया कम्स आउट टू बी, एस डैश फ्रेम के अंदर जो एरिया बराबर हो गया बी इंटू, क्योंकि एक लंबाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वाई दिशा की लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स दिशा की लंबाई में केवल चेंज आया है। तो वो जो आपकी अभी तक हमने स्क्वायर प्लेट ले रखी थी वो स्क्वायर प्लेट ना होकर अब कैसी बन गई है, आपकी आयताकार प्लेट बन गई है,
है ना। और जो इसका एरिया आएगा वो एरिया बन गया आपका b इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यानी द एरिया कम्स आउट टू बी b स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब एरिया चेंज हो गया है, इसलिए आपका चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बराबर क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो सिग्मा डैश हो गया चार्ज डेंसिटी इन एस डैश फ्रेम बराबर हो गई चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड चार्ज बराबर क्या है आपका बी स्क्वायर सिग्मा। सो एरिया हो गया आपका बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स द चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश बराबर हो गई सिग्मा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर या गामा सिग्मा। तो ये हो गई आपकी चार्ज डेंसिटी। अब यदि चार्ज डेंसिटी आपकी चेंज हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी चेंज हो जाएगा। सो ई जेड डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा डैश अपॉन एप्साइलन 0 एंड दैट इज इक्वल टू गामा सिग्मा अपॉन एप्साइलन 0 या गामा ई जेड। इट मीन्स ई डैश का मान क्या हो जाएगा के ई जेड डैश या गामा ई जेड के कैप। ई जेड की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है। सो ये हो गया आपका आर्टिकल कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किस प्रकार से बदलता है। ई डैश बराबर हो गया गामा ई जेड के कैप। ये तो हो गया आपका कि यदि आपकी जो प्लेट्स हैं वो किस प्रकार से रखी गई हैं, वो एक्स के पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना। और जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो एक्स दिशा में यानी माइनस एक्स दिशा में गतिमान है। लेकिन यदि हम स्क्वायर प्लेट्स को हम कैसे रखते हैं, हम जेड एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं। ये केस सेकंड है आपका। केस सेकंड के अंदर हमने अज्यूम करा है कि अब जो स्क्वायर प्लेट्स हैं वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं, या ये कह सकते हैं हम कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो हमने पैरेलल प्लेट्स की दिशा को बदल दिया है हमने। यदि पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो एक्स अक्ष के लंबवत हो जाती हैं यानी परपेंडिकुलर हो जाती हैं, देन ई एक्स बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्साइलन 0, यानी ई बराबर हो गया आई कैप ई एक्स। ये तो हो गया आपका एस फ्रेम के। अब आ जाता है आपका एस डैश फ्रेम में क्या होगा। एस डैश फ्रेम के अंदर यदि आपकी पैरेलल प्लेट्स इस प्रकार से रखी गई हैं तो उसके एरिया में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब यदि एरिया चेंज नहीं हो रहा और आवेश की निश्चरता क्या बताती है, हमारा आवेश भी नहीं बदलता है, क्योंकि आवेश की निश्चरता के अनुसार क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से चार्ज नहीं बदलता है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, ऊपर भी बताया था कि चार्ज नहीं चेंज होगा आपका, चार्ज वही का वही रहता है। एरिया भी नहीं बदल रहा है यदि हमने चार्ज प्लेट्स इस प्रकार से रखी हैं, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी भी हमारी समान बनी रहती है। सो सिग्मा डैश बराबर हो गया सिग्मा के बराबर आ गया। सो इट मीन्स ई एक्स डैश बराबर हो गया ई एक्स एंड ई डैश बराबर हो गया आई कैप ई एक्स। तो ये हो गया आपका यदि हमारी चार्ज प्लेट्स इस प्रकार से रखी गई हैं। इसका अर्थ हो गया कि यदि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं तो यदि वह एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेट्स रखी गई हैं तो उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई पैरेलल होगा, जबकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ई गामा टाइम्स ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ई पैरेलल इज इक्वल टू ई डैश पैरेलल इज इक्वल टू ई पैरेलल और ई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर और ई परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो यहाँ से इट मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है कि ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स वेयर इज ई डैश वाई ई वाई डैश इज इक्वल टू ई वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड सिमिलरली ई जेड डैश इज इक्वल टू ई जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर और ई जेड डैश इज इक्वल टू गामा ई जेड। तो ये हुआ आपका आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आर्टिकल दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है और कई बार इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। सो डेरिवेशन में आपका जो रिजल्ट आया वो हमने शुरू में भी आपको डिस्कस कर दिया था। तो शॉर्ट आंसर टाइप में आए या डेरिवेशन में आए, दोनों में आप अब कर सकते हैं। सो इसको आज कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से मिलेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। थैंक यू सो मच।